तो बता दें आपको, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पाकिस्तान ने सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। सियालकोट में कुछ ट्रुप्स की मूवमेंट देखी गई है। जम्मू चलते हैं, रमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू से, उनके पास चलते हैं ज्यादा जानकारी के लिए रमन के पास। और श्रीनगर से हमारे साथ नासिर हमारे साथ जुड़ेंगे, न्यूज रूम से हमारी सहयोगी नैना हमारे साथ जुड़ेंगे, और इसके अलावा पाकिस्तान से हमारे साथ हुसैन जावेद जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, और यूके देवनाथ ग्रुप कैप्टन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं रमन के पास जम्मू और जानते हैं क्या अपडेट है रमन के पास और पाकिस्तान के हवाले से क्या खबर मिल रही है। सियालकोट में कुछ हलचल की बात कही जा रही है रमन। बिल्कुल विवेक, देखिए सबसे पहले दोपहर को आज सबसे पहले हमने ही ये खबर जो है वो ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के एक नहीं बल्कि 4 ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंक की मूवमेंट देखी गई है। अगर हम पाकिस्तान का इलाका देखें तो आरसपुरा के ठीक सामने सियालकोट का इलाका पड़ता है, वहां पर टैंक्स की मूवमेंट देखी गई है। जो कैलेवरी यूनिट है पाकिस्तान की, उसकी तरफ से ये मूवमेंट, जो आर्म्ड व्हीकल और टैंक्स की मूवमेंट देखी गई है। इसके साथ साथ में छम सेक्टर जो अखनूर के बिल्कुल सामने पड़ता है, और राजौरी का जो सामने वीरपुर और कोटली का इलाका पड़ता है, यहाँ पर भी टैंक्स और बख्तरबंद वाहनों की मूवमेंट जो है वो टूवर्ड्स बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखा गया है। ठीक उसी तरीके की तस्वीरें जिस तरीके की मई के महीने में बिल्डअप किया जा रहा था, वैसा ही बिल्डअप दोबारा पाकिस्तान की तरफ से देखा जा रहा है। और ये हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मेरी कुछ सीनियर अधिकारी जो पाकिस्तान के इलाके वाले, जो कब्जे वाला कश्मीर या पाकिस्तान के इलाके के बारे में इंटेलिजेंस इनपुट रखते हैं, उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने इस बात को पुख्ता किया है कि देखिए कुछ अनयूजुअल मूवमेंट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हैं। हो सकता है कि पाकिस्तान जिस तरीके से पीओके के अंदर लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है, लगातार वहां पर हालात ख़राब हुए थे, जिसके बाद पाकिस्तान को उनकी 38 मांगों में से 21 मांगे जो हैं वो माननी पड़ी थी, उसको देखते हुए ये ट्रूथ की मूवमेंट कराई गई हो। लेकिन अभी अगर हम देखें तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बुरी मार लगी है, हमने उनके 11 एयरबेस स्टेशन जो है उनके ध्वस्त किए, 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, और उसके बाद पूरा पाकिस्तान जो जिस तरीके से बौखलाहट में हो, चाहे आसिफ मुनीर हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे उनके और सिपह सलार हो, लगातार वो भारत को पिछाड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। आतंकी हमलों से वो जब नहीं काबू में मतलब कुछ नहीं तो ये ऐसा जी, मैं रमन आपके पास वापस लौटूंगा। नासिर भी हमारे साथ है श्रीनगर से, नासिर से एक रिएक्शन लेते हैं, उसके बाद नैना के पास चलेंगे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए लेटेस्ट अपडेट के साथ। क्या सीमा पर उनको जानकारी मिल रही है? नासिर, क्या खबर है आपके पास? कोई जानकारी पाकिस्तान की तरफ से मूवमेंट की खबर है? बिल्कुल, देखिए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है जब से देश के रक्षा मंत्री ने फिर से उनको चुनौती दी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी हरकत की गई तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि लगातार जो बौखलाया हुआ पाकिस्तान, आसिम मुनीर की बात करें या उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अगर बात करेंगे तो बौखलाए हुए हैं। तो आज कई सारे इलाकों से हमने देखा कि अनयूजुअल मूवमेंट जो है, आर्मी ट्रूप्स की अगर बात करें, टैंक्स की अगर बात करें, या स्पेशल एयर एक्टिविटी की बात करें, हमने पिछले कई हफ्तों से देखा कि अनयूजुअल ड्रोन जो है वो उड़ाए जा रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर का बॉर्डर एलओसी है, एलएसी की अगर बात करें, उसके पास जो है ड्रोन्स भी उठाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ पाकिस्तान आज फिर से दिखाई दे रहा है। जो तस्वीरें हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली, उससे पहले हमें देखने को मिली, वही तस्वीरें जो है आज फिर से पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। इससे साफ लगता है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो प्रदर्शन हुए, या गिलगित बलोचिस्तान में जो प्रदर्शन हुए, या खैबर पख्तूनख्वा में जो प्रदर्शन हुए, जहां पे लोगों की डिमांड थी कि हमें अलग छोड़ा जाए, और हमने ये भी देखा पिछले कई माह से हमने देखा कि लगातार जो लोग हैं वो उन्होंने इस चीज की भी मांग की है कि लद्दाख का रास्ता खुलना चाहिए, हमें भारत से जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये डर उनको सताया जा रहा है। तो कहीं इसी के कारण जो है वहां पे आज भी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। बिल्कुल नासिर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान के अंदर हालात खराब होते हैं तो पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की आर्मी एक ही एजेंडा आगे करती है कि भारत आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और भारत ही ये सब करा रहा है। चाहे इमरान खान कुछ सरकार के खिलाफ बोल दें तो बोलेंगे इमरान खान ही जो है वो रॉ का एजेंट हो गया और वो इसलिए जानबूझ के यहाँ की सरकार और सेना के खिलाफ बोल रहे हैं। नैना के पास चलते हैं, जानते हैं न्यूज रूम से क्या अपडेट है। नैना, आपके पास क्या खबर है इस बार में? क्या बॉर्डर पर हलचल तेज हुई है पाकिस्तान वाले इलाके की तरफ से? देखिए विवेक, इसमें कोई दोहराए नहीं, और जैसा कि हमारे साथी रमन और नासिर ने भी बताया है, लगातार वो खासतौर से जम्मू और कश्मीर और आसपास के इलाकों की हलचल और वहां की मौजूदा स्थितियों को बखूबी तौर से समझाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से बाकायदा इस बात के संकेत लगातार मिलते रहे थे, और हाल ही में पाकिस्तान के जो मंत्री थे उनकी तरफ से, ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी इस बात पर जोर दिया गया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में स्थिति अगर ऐसी बनेगी तो हम उसका जवाब भी देंगे।
जाएंगे। लेकिन इससे इतर मैं अपने दर्शकों को यह जरूर बताऊं कि पाकिस्तान लगातार इस तरह से हिमाकतें करता रहा है और बाकायदा इसको लेकर आपको याद होगा भारत के जो सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने कड़ी चेतावनी पहले ही दी थी और यह स्पष्ट किया था कि पाकिस्तान अगर कोई इसी तरह से आतंकवाद जारी करता है, प्रायोजित करता है, तो उसे विश्व मानचित्र पर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करना होगा। और हाल ही में जिस तरह से एयरफोर्स डे के दौरान भी स्पष्ट संकेत दिए गए थे कि इस बार अगर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा अगर होता है तो यह और भी ज्यादा आक्रामक होगा और शायद पाकिस्तान उसको अपनी गलती को उसको सुधारने का दोबारा मौका भी ना मिले, क्योंकि हमने बहुत मौका दिया। अब मैं अगर बात करूं सीमा पर तनाव का, अब जरा समझिए विवेक, जो सियालकोट का ये जो हिस्सा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है रणनीतिक लिहाज से भी। पाकिस्तान बखूबी जानता है, हम सभी जानते हैं 1965 का जब युद्ध हुआ था तो सियालकोट का ये इलाका बहुत निर्णायक भूमिका में रहा था और रिसेंटली पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया गया। उनके रसद सामग्री, उनके टैंक, उनकी बख्तरबंद गाड़ियों की अगर मौजूदगी यहाँ पर होती है तो इसके बहुत महत्वपूर्ण संकेत हैं। और सिर्फ सियालकोट ही नहीं बल्कि सरक्रीक का जिक्र भी आपने किया था, यानी कि गुजरात और पाकिस्तान वाला जो इलाका है वहां पर भी अगर इस तरह से कोई स्थिति की मौजूदगी नजर आती है तो ये रणनीतिक लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक बात इससे साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तगड़ी मार लगी, जिसके बाद अपने ईगो मसाज के लिए हो सकता है मुनीर इस तरह की दुस्साहस करें, क्योंकि वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे होंगे कि भारत के हाथों उन्हें शिकस्त झेलनी पड़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं। एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण और गौर करने वाली है, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान खुद अंदर खाने अलग अलग मोर्चों से जूझ रहा है, चाहे बात बलूचिस्तान की हो चाहे बात पीओके की। तो कई जानकार ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ये पाकिस्तान की ही स्ट्रैटेजी हो सकती है इस तरह से ऑपरेशंस या हलचल को क्रिएट करते हुए वहां की स्थिति से माइंड डाइवर्ट कराने की या फिर मुद्दों को भटकाने को लेकर, क्योंकि अभी रिसेंटली पीओके में बड़े स्तर पर ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां के लोग लगातार स्थिति को जो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बलूचिस्तान का भी यही हाल है। तो कई जानकार ये भी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसे हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि ये पाकिस्तान है जो हमेशा अपनी नापाक हरकतों से की ही वजह से जाना जाता है और एक बार फिर से उसी तरह की हिमाकत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से लगातार ये भी हो सकता है कि अमेरिका से ताजा दोबारा दोस्ती हुई है, तो हो सकता है जनाब ज्यादा उछल रहे होंगे अमेरिका की दोस्ती को लेकर, कुछ नई एनर्जी मिली होगी, कुछ बैटरी में जरा पावर ज्यादा आ गया होगा। मैं एक रमन से एक बार सियालकोट वाली तस्वीर एक बार जल्दी से समझ लूं कि ये जो तस्वीर आपने सियालकोट वाली दी है इसके बारे में जरा जानकारी देंगे, जो तस्वीर इस वक्त हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। रमन जी बिल्कुल, देखिए ये सियालकोट की जो तस्वीरें आप इस समय टीवी पर दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को, उसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके की टैंक्स की मूवमेंट जो है वो लगातार बॉर्डर की तरफ हो रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे एक दो नहीं बल्कि दर्जनों के हिसाब से टैंक की मूवमेंट हो रही है। ये वही तस्वीर है जो ठीक हमने अप्रैल और मई के बीच में जब बाइसरन का आतंकी हमला हुआ था उसके बाद ये बिल्टअप जो है वो दोनों तरफ से देखा गया था। हालांकि भारत के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने भी इस पर कड़ी नज़र रखी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से नैना बता रही थी कि सन 1965 और सन 1971 में जो सियालकोट, मीरपुर, छम और जो कोटली का इलाका है इसका बहुत सामरिक महत्व जो है अपने आप में बन जाता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो भारत ने जीत लिया था और उसके बाद हमने एक समझौते के तहत जीता हुआ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को दान में वापस कर दिया था। लेकिन अब उस हिस्से में जहां पर पाकिस्तान को मार पड़ी थी, पाकिस्तान अभी से ही वहां पर एक्सरसाइज इस तरीके की करना शुरू कर चुका है कि अगर जिस तरीके से भारत के रक्षा मंत्री हों, देश के थल सेना अध्यक्ष हो, जिस तरीके के बयान उनकी तरफ से आ रहे हैं और साफ तौर पर ये स्पष्ट कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो ये निश्चित रूप में पाकिस्तान के लिए भी एक कड़ी चुनौती कहीं ना कहीं रही होगी। और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि अभी हाल में अमेरिका के साथ दोस्ती हुई है, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं उछल कूद करते हुए पाकिस्तान के जो सेना अध्यक्ष हैं या फिर फील्ड मार्शल जिनको बना दिया गया है, युद्ध हारने के बाद भी वहाँ पर पदोन्नति होती है, ये अनोखा देश अपने आप में ऐसा पाकिस्तान है। तो निश्चित रूप में जिस तरीके के हरकतें, जिस तरीके की मूवमेंट्स इस समय सियालकोट, छम, मीरपुर और कोटली के इलाके में हो रही है, ये सारा का सारा इलाका जो है वो साउथ ऑफ पीर पंचाल के इलाके में पड़ता है, यानी कि जो जम्मू के साथ लगता हुआ, चाहे वो पीओके
का इलाका है, चाहे वो पाकिस्तान का इलाका है, वहाँ पर जो बिल्टअप हो रहा है उस पर बीएसएफ और भारतीय सेना की बहुत बारीकी से नज़र है और लगातार पल पल की जानकारी जो है वो सीमा के उस पार की ली जा रही है कि अगर पाकिस्तान कहीं से कोई दुस्साहस करता है, क्योंकि हमारे पास जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है उसमें अब कहीं ना कहीं इस तरीके का माहौल पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है कि एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से दोनों देशों के बीच में वैसे भी कन्वेंशनल वॉर के बारे में आज की तारीख में सोचना किसी खुदकुशी से, सुसाइड से बड़ा कदम, इससे बड़ा कदम कोई और नहीं हो सकता। इरशाद अहमद जी PMN से इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और जावेद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा हुसैन जावेद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट। यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से एक नैना का जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख कर लेंगे। नैना, हाल में अमेरिका की दोस्ती हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, उसके बाद जो हालात पनपे हैं, तो कहीं ना कहीं असीम मुनीर ये समझ रहे होंगे कि दुनिया में अब जो हालात हैं वो हमारे फेवर में है, तो क्यों ना इसको इनकैश किया जाए या इसे जो है वो भारत के खिलाफ एक बार आजमाया जाए। मुझे लगता है विवेक, इसमें दो बड़ी बातें हो सकती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये कहा जाता है कि पाकिस्तान जो लगातार खुद ही बहुत पिछड़ा हुआ था, उसे अगर किसी का सपोर्ट मिलता है, कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा, तो शायद अगर अमेरिका उसके साथ में स्टैंड कर रहा है तो वो ओवर एक्साइटेड जरूर होता हुआ नजर आ रहा होगा। और हाल ही में अगर ये कहा जाए कि उसको FATF से अगर ग्रे लिस्ट से हटाया गया तो शायद उसका कॉन्फिडेंस हाई होगा और उससे शायद पाकिस्तान को ये लग रहा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से वो पिटे और उसके बाद में आप एक बार वो शायद रिटेलिएशन करते हुए जवाब दें। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये मुझे लगता है कि कहीं से कहीं तक भले ही अमेरिका और पाकिस्तान के कुछ कमर्शलाइज्ड ये कहा जाए रिश्ते जरूर हो सकते हैं, लेकिन युद्ध के लिहाज से या फिर भारत के खिलाफ एकजुटता कहीं से कहीं तक अमेरिका उसको सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर लिहाज से ये पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और इंडिया बहुत अलग रूप में स्टैंड लेते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये जरूर हो जाती है, पाकिस्तान उसे जरूर अलग साइड से अलग रूप में ले, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराऊंगी कि पाकिस्तान इस तरह की हिमाकत करने से खुद बचेगा, क्योंकि युद्ध के लिए कोई बैक सपोर्ट पाकिस्तान के पास में फिलहाल अभी नजर नहीं आता। और ये हो सकता है कि वो अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, गीदड़ भपकी देने के लिए ये एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी या फिर रणनीतिक कूटनीतिक तौर पर ये स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा हो। और आप पैटर्न समझिए, सियालकोट का हिस्सा हो, उधर सर क्रीक का हिस्सा हो, इन जगहों पर अलग अलग मौजूदगी जो है वो अगर नजर आती है तो ये एक मैसेज देने की कोशिश हो सकती है अपनी ही आवाम को, अपनी ही जनता को कि देखिए हम यहाँ पर जवाब दे रखे हैं, हम यहाँ पर स्टैंड ले रहे हैं। फेस सेविंग की कवायद आप कह रहे हैं, फेस सेविंग की कवायद हो सकती है। आसिम मुनीर अपना फेस बचाना चाह रहे हो क्योंकि घर के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। वैसे हुसैन जावेद जी और इरशाद अहमद जी ही बता सकते हैं वास्तविक रीजन क्या है। क्या आसिम मुनीर एक बार फिर से ईगो मसाज चाहते हैं? नैना कुछ कहना चाह रही, जल्दी से पूरा कर लीजिए, उसके बाद हुसैन जावेद जी, इरशाद अहमद जी। एक बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगी कि हमने देखा था कि रेयर अर्थ मिनरल्स की जो बात हुई थी, अभी एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अमेरिका को चोरी चुपके एक खेप भी भेज दिया और इसको लेकर अंदर खाने वहां की सरकार, वहां के लोग, वहां की जनता में ही नाराजगी है और हो सकता है कि उसको कवर करने की एक कोशिश हुई है। देखिए, रेयर अर्थ मिनरल तो भेजा, लेकिन पहले 2 रेयर अर्थ मटेरियल गए थे, एक शहबाज शरीफ, एक आसिम मुनीर। ये दोनों रेयर अर्थ मटेरियल हैं, ये पाकिस्तान के, ये दोनों अमेरिका होके आ चुके हैं, उसके बाद मिनरल की खेप भेजी होगी। नैना आपके पास वापस लौटेंगे और हमारे साथ रमन भी जम्मू से लगातार बने हुए, उनके पास भी वापस लौटेंगे। हुसैन जावेद जी के पास जा रहे हैं, इरशाद अहमद जी के पास जा रहे हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। साथ ही इस वक्त हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक जुड़े हुए, डिफेंस एक्सपर्ट, वो भी, उनका भी स्वागत करेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत करेंगे और सीधे चलेंगे हुसैन जावेद जी के पास। हुसैन जावेद जी, अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही हो तो मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपको फिर से खुजली क्यों उठी है? अच्छा, ये सवाल था आपका और बहुत लंबा इंट्रो और काफी रिपोर्टर्स आपके और उन सब के बाद, चले ठीक है, अब अगर हमारी टर्न आ गई तो हम आपको बताते हैं कि इंडिया ख्वामखा एक किस्म का वॉर हिस्टेरिया कायम कर रहा है। ठीक है, सियालकोट में ये हो रहा है, शम के इलाके में ये हो रहा है, मीरपुर और कोटली में ये हो रहा है। अरे भाई, हमें क्या मिलेगा आप पे अटैक करके? हमने आपकी जो ताकत थी, जो आपका एक भरम था, मई में देख लिया हुआ है। हमें क्यों देखना है दोबारा? वो हमें कोई जरूरत नहीं है ना। तो ऐसा कुछ हम तो नहीं सोच रहे। कोई मकसद हो, आप मुझे बताएं। आपने इतना बता दिया कि वहां से टैंक्स आ रहे हैं, उनकी इस तरह की मशकें हो रही हैं, या हमारा मकसद क्या होगा?
हम आप पे अटैक क्यों करना चाहेंगे? तो वैसी ख्वाम का एक वॉर हिस्टेरिया है। लेकिन मैं कारगिल समझता में क्यों घुसे थे? इसकी भी वजह है, इसकी वजह आपके कारगिल पास में है, क्यों घुसे थे आपके आप? मीडिया के पास भी है, आपके आपने हुकूमत के पास 47 में भी है। 48 में क्यों हमला किया? जावेद जी बताइए ना। अच्छा, सुन तो ले। आप शरीफ आदमी, इसका मतलब वही थोड़ी बता रहा हूं। आपके पड़ोस में रहने वाला शरीफ है या आपके आर्मी चीफ शरीफ हैं। आप शरीफ हो सकते हैं, आपके आर्मी चीफ को आप नहीं, अपने से कंपेयर नहीं, कर रहे हैं। नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना, शरीफ है, शहबाज शरीफ है, ये सबको पता है, ठीक है, और कोई शरीफ हो या ना हो। और इसमें एक और बात ये आती है, इसमें एक और बात ये आती है कि हमें पता है बिहार का चुनाव भी आ रहा है, नवंबर भी आ गया, बिहार का चुनाव भी आ रहा है, तो मोदी जी को कुछ ना कुछ तो चाहिए। यही उनका हमेशा होता है, कोई भी चुनाव होगा उससे पहले जंग का माहौल होगा। मोदी जी को हम 2014 से देख रहे हैं, अब तो हमें भी इस स्क्रिप्ट की समझ आ गई है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें अब आप ये देखना, राजनाथ सिंह जी ने सबसे पहले हमें धमकी लगाई, उसके बाद आपके आर्मी चीफ ने हमें धमकी लगाई, नक्शा मिटा देंगे, मरिया मेट कर देंगे। तो उनका जवाब दिया हमारे जो डिफेंस के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब, ठीक है, रिस्पॉन्ड किया। सबसे पहले हमने नहीं बात की, तो कौन इस चीज को सेक कौन दे रहा है? नहीं, वो अच्छा सब हुसैन वो जावेद तमाम जी, जब आप लोग न्यूज़ कहते मीडिया हैं कि हम लोग परमाणु बम पटक देंगे, ये शांति का संदेश होता है। अरे मैं उस चीज में विवेक, जाना नहीं ये चाहता, वाली देखिए वो बातें- बात दूसरी तरफ चली जाएगी। लेकिन क्या आप लोग सियालकोट में तैयारी नहीं कर रहे हैं? ये जो तस्वीरें आ रही, कहां की तस्वीरें सब, क्या है ये सब? मुझे नहीं पता सर, ये जो पिक्स हैं ये और ये जो वीडियो आपने चलाई है, ये हमने इंडियन मीडिया पे देखी है। जब मुझे आज टॉपिक का पता चला तो हमने भी अपने तौर पे सर्च किया, क्योंकि आज न्यूज ऑफ द डे में हमारे पास ना ऐसी कोई खबर थी, ना ऐसी कोई फुटेज, और अभी तक भी नहीं है। तो इसलिए आई डोंट नो। अब आसिम मुनीर हमला करेंगे तो आपको बता जी, आपको बता के थोड़ी करेंगे जावेद भाई, वो तो अपनी नहीं, प्लानिंग मुझे कर रहे इस- होंगे। आप देखिए, आप शरीफ आदमी है, पेशे से पत्रकार हैं, आपको लगता नहीं कि भारत के साथ युद्ध करना चाहिए, युद्ध करके मिलेगा क्या? जो फैक्ट चीज आप जानते हैं, वैसे भी युद्ध में किसी को कुछ मिलता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी पे युद्ध थोपा जाए फिर जवाब देना जरूरी हो जाता है। मैं वापस लौटूंगा आपके पास, हमारे साथ यूके देवनाथ सर। मैं अब लौट रहा हूं आपके पास, और लौट रहा हूं, अभी काफी बातचीत होगी, काफी वक्त है अभी। यूके देवनाथ जी का एक रिएक्शन चाहूंगा मैं। यूके देवनाथ जी क्या कहेंगे इन तस्वीरों को लेकर, या ऐसी कोई जानकारी यूके देवनाथ जी के पास तक भी पहुंची है? यूके देवनाथ सर, आपका टर्न। थैंक यू। जी हाँ, होता ये है कि पाकिस्तान की फौज जो है हमेशा ये दिखाना चाहती है कि अगर उनको कोई हिंदुस्तान से बचा सकता है तो वो पाकिस्तान की फौजी है। यही उनके जिंदा रहने का और पाकिस्तान की आवाम से सपोर्ट लेने का एक खास अंदाज होता है। और जाहिर बात है, जैसे 1965 में हुआ, 1971 में हुआ, वो हमेशा सोचते हैं कि भारत के पास वो सियालकोट सेक्टर से अगर अटैक करते हैं छम गुजोरिया की तरफ, तो शायद उनको लगता है कि उधर, क्योंकि हमारा जो हाईवे जाता है पठानकोट जम्मू से होते हुए श्रीनगर उधमपुर की तरफ, वो सोचते हैं कि शायद वहां पे वो जल्दी से पहुंच जाएंगे उस हाईवे पर। लेकिन क्योंकि मैं फौज से हूँ, एयरफोर्स से हूँ, तो ऐसी कोई चिंता की बात है नहीं। हमारी आर्मर्ड फोर्सेस जो हैं वो भी डिप्लॉयड हैं। मैं मोटा मोटा अंदाजा ये दे देता हूँ कि हमारी एयरफोर्स की जो रिकॉग्निशंस यूनिट्स कोई हैं, वजह नहीं, हमारी तैयारी तो मुकम्मल होगी देवनाथ सर। मैं कह रहा हूं कोई वजह देखते हैं आप अभी? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने जो जवाब दिया है, वो सोच रहे हैं कि उन्होंने जवाब दिया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के स्टेटमेंट को। उनको लगता है कि उन्होंने जवाब देना चाहिए। हमारे आर्मी चीफ के जो बयान आया है जनरल द्विवेदी का, उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ इतने कहा कि अगर पाकिस्तान बाज नहीं आता तो अब पाकिस्तान जो है उसको सबूत देना पड़ेगा कि वो इंडिया के साथ रिश्ते निभाने के लिए सिंसियर है। लेकिन अगर वो इसी तरह से अपनी मसल फ्लेक्सिंग करता रहेगा तो जाहिर बात है फिर भारत को भी उसका काउंटर करने के लिए जवाब तैयार रहना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत बहुत बुरी है। देखिए, टैंक की बात हो रही है, हमारे इंडियन आर्मी में कितने टैंक हैं? 4200 टैंक हैं, वो भी लेटेस्ट वर्जन। और पाकिस्तान की आर्मी में कितने टैंक हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है, बेचारों के पास बहुत पुराने 2600 टैंक हैं। वो अपने टैंकों का जो नाम है वो बहुत बढ़िया देते हैं, हैदर टैंक, अल जरार टैंक, अल खालिद टैंक। लेकिन ये सब मेड इन चाइना की मदद से उन्होंने बनाए हुए हैं, और युद्ध की भूमि में ये हमारे T-72, कन्वेंशनल T-90। देवनाथ सर, मैं तो ये मानता हूं कन्वेंशनल वॉर का तो आज के बारे में सोचना भी एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट जैसा होगा। अगर आसिम मुनीर ऐसा कुछ सोच भी रहे हैं जिसके तहत उन्होंने ये कवायद की है, ये कोशिश की है, तो ये सुसाइडल होगा, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाकी जो है वो इरशाद अहमद बता सकते हैं, काफी बड़े लीडर माने जाते हैं पाकिस्तान के, और काफी उनका दबदबा भी है, सरकार में उनकी चलती भी, और काफी बड़े लोगों को जानते भी हैं। तो मुझे लगता है इरशाद अहमद जी के पास कुछ जानकारी होनी चाहिए।
भैया जी, पहले तो मैं ये कहूंगा, देखिए आप मेरे मुल्क में टैंक दिखा रहे हैं, मेरे मुल्क के जहाज दिखा रहे हैं, देखें हर वक्त तैयार रहते हैं हम लोग। आप क्यों खौफजदा हैं? मैं अगर अपने मुल्क में ऑपरेशन सिंदूर लगाने की तैयारी कर रहा हूं, जिनको ऑपरेशन सिंदूर का बड़ा शौक है, अभी तो हमने कुछ कहा ही नहीं है, अभी तो हमने तैयारी शुरू की, बारात बनानी शुरू की। मेरे फील्ड हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने, फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर साहब ने अभी तो बारात बना रहे हैं वो। अभी तो हमने बारात में चलना भी है, पहुंचना भी है, सिंदूर भी लगाना है। आपने पहले से रोना, चीखना, चिल्लाना शुरू कर दिया। देखिए, हम पाकिस्तान के वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और हाफिज आसिफ मुनीर साहब ने पूरी दुनिया में ये कहा है कि हम जंग लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते जंग, हिंदुस्तान के साथ जंग नहीं चाहते, हम नहीं चाहते खिदे में बदअमनी। लेकिन हाँ, अगर जिस तरह के आपके एयर चीफ ने अभी कुछ दिन पहले कहा कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते। अभी हिंदुस्तान को वो सबक सिखाने की तैयारी है हमारी। देखिए, आपको सामने से भी, आगे से भी, पीछे से भी, चारों तरफ से ऐसा होगा आपके साथ कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या हुआ आपके साथ। देखिए, सिर्फ पाकिस्तान से पंगा नहीं चंगा कहा था मैंने आपके प्रोग्राम में, लेकिन आपने तो पूरी दुनिया से पंगा किया। आपने कतर पे हमला किया, आपने सऊदीया के साथ थ्रेट किया, आपने चाइना से उंगली की, आपने कहां कहां पूरी दुनिया में अपने आप को जलीलो ख्वार करने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान तो कभी भी आपकी तरफ ऐसा नहीं कहता कि हम जंग लड़ेंगे। कब हमने कहा कि हम जंग लड़ेंगे? बकौल इरशाद अहमद, बकौल इरशाद अहमद, हमने हम पूरी जंग दुनिया लड़ना नहीं से, चाहते हम। हमने पूरी दुनिया से लोहा लेने का मादा रखा हुआ है, आप ही कह रहे हैं, और आप हमसे रोक लोहा रहे लेना हैं। चाह रहे हैं। अभी तो सिर्फ हमने टैंक खड़े किए तो रो पड़े। अगर पूरी दुनिया जिस तरह के आपने पंगा किया, पूरी मतलब दुनिया आप के लोगों ने साथ, वो टैंक नहीं खड़े चंगा। किए, ये कह रहे हैं आप? मैं यही हमने जानना खड़े चाह रहा हूं। हम अपनी तैयारी रखते हैं हमेशा, हम जागते हैं। क्यों जागते हैं? कि हमारा एक दुश्मन ऐसा है जो अंधेरे में वार करता है। मतलब हम आप क्यों लोगों ने जागते हैं? टैंक खड़े किए, मेरे ये कह रहे हैं आप? आप मेरे लोगों ने मेरी सियालकोट सरहद- में टैंक भेजे हैं? मेरी सरहदों पे हर वक्त मेरे आर्मी के जवान, मेरी फिजा में मेरे शाहीन हर वक्त पहरा देते हैं। हम हर वक्त तैयार रहते हैं। टैंक मैंने अपने मुल्क में खड़े किए या आपकी सरहद के अंदर घुसाए टैंक? पहले तो ये बताइए, खौफजदा किस बात से है? क्या मेरे टैंक हिंदुस्तान की तरफ चल पड़े? अगर मैं अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अगर अपने लोगों की सहूलतों के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आवाम के लिए, अगर मैं उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी कर रहा हूं, उस दुश्मन की जो रात को हमला करता है उसको मारने की तैयारी कर रहा हूं, या अपने मुल्क की हिफाजत रात को भी हमला किया तो आपको फोन करके हमला किया था कि हम आपको ठोकने जा रहे हैं? कैसे हमला किया? हमने तो आपको ठोका फोन कैसे करके फिर बता हमने? दिया था 1 घंटे पहले। आपने क्या किया? आपने क्या किया? मेरी मस्जिदों के लोगों को, नमाजियों को शहीद किया। मुझे बताइए, हमने आपको फोन करके बता दिया था 1 घंटे पहले कि आपकी ठुकाई होने जा रही है, बच सकते हैं तो बच लीजिए, इनोसेंट को निकाल लीजिए, सिविलियंस को निकाल लीजिए। ठुकाई किसकी हुई? हमने आपकी हुई ठुकाई करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया था। तो ये दोष हम पर मत डालिए कि हमने रात के वक्त में हमला किया। आपके नेता भी पार्लियामेंट में बोलते हैं, कौन रात के अंधेरे में हमला करता है, कौन रात के अंधेरे में आता है, बुज़दिल रात के अंधेरे में। हमला तो रात में ही होगा ना सर? ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। सुनिए, नहीं, एक मिनट पूरा कीजिए। ठीक है, जल्दी पूरा कीजिए, बहुत लंबा टाइम लेते हैं। आपके वजीर आजम मोदी जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा, हमने तो उनको थ्रेट किया था, उन्होंने तो हमला ही कर दिया। तो हमला नहीं करते तो और क्या करते? दुश्मन का जवाब कैसे ना देते हम लोग? ये आपके वजीर आजम ने कहा था। मेरे मोदी जी का खौफ अच्छा लगा आपके मुंह से सुन के। खैर, मोदी जी का खौफ अच्छा लगा आपसे सुनकर। संजीव मलिक जी कैसे डिकोड करते हैं इस पूरी तस्वीर को आप? संजीव मलिक जी, उसके बाद में हमारे साथ इस वक्त संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ रहे हैं, लेकिन कर्नल संजीव मलिक जी इसको कैसे डिकोड कर रहे हैं सर आप? विवेक, ये जो सिचुएशन आज सामने न्यूज के थ्रू आई है, मैं इसको ऐसे 2-3 पार्ट में कहना चाहूंगा। देखिए, ये लोग अपनी जो इस टाइम की जो रिहर्सल कह लो या कर लो, या अपनी रीपोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अटैक कुछ नहीं, इनके बस का कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये ज्यादा से ज्यादा अपनी ग्राउंड को होल्ड कर ले, वो बड़ी बात है। और ठीक है, ये कैवलरी यूनिट में कुछ ज्यादा नहीं होते, 40-45 टैंक होते। ये पाकिस्तानी मेहमान अगर शांत हो जाए तो बड़ा आदर की बात होगी, है ना? तो पाकिस्तानी मेहमान का देख के मोदी की जी, हम खौफजदा नहीं है। हम आज उस स्टेज पे हैं इनकी कि जब हम अपनी टर्म्स को डिक्टेट करेंगे। रही बात के अंधेरे में आकर अटैक करना, किसी भी युद्ध का बेसिक उसूल होता है डिसेप्शन, सरप्राइज। हम वो अचीव करते हैं हमारी टैक्स के थ्रू। हमारी आर्म फोर्सेस इस बारे में एक्सपर्ट है, व्हेन टू अटैक, वेयर टू अटैक एंड हाउ टू अटैक।
रही बात यह है कि ये क्यों हो रहा है, देखिए कि एक बात बताएं आपको, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान क्या, आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा, फंतासी, हिंदी का वर्ड है, फैंटेसी वर्ल्ड इज द नेम ऑफ पाकिस्तान। अब आप देखिए ये किस फैंटेसी में रह रहे हैं। वहां की एग्जिस्टेंस इस बात पर निर्भर करती है कि इंडिया के खिलाफ कितना जहर उगला जाए, इंडिया के खिलाफ कितनी रिपोजिशनिंग की जाए, इंडिया के खिलाफ कितना इस तरह के एक्शंस किए जाए, इंडिया को कितना सैबोटाज किया जाए, बचाया जा सके। जी। तो ये सब जो टैक्टिक्स हैं, अभी आप सुनिए ऑफ सिंदूर के अंदर देखिए पाकिस्तान के मोटे मोटे 3 पॉइंट बताता हूं। दे लॉस्ट कंप्लीट, दे सफर्ड ए लॉस ऑफ फेस। पाकिस्तान की एक बड़ा चंक, ये एक बड़ा पॉपुलेशन ये मानता है कि जो ये अपने अंदर एक र्यूमर फैलाते रहे, हमने राफेल गिरा दिए, ये गिरा दिए, वो गिरा दिए, ये राफेल क्रिकेट मैदानों में गिराए हैं, हमें भी पता है क्या हो रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरह जानती है, एक बड़ा पाकिस्तान की पॉपुलेशन का बड़ा पोर्शन ही जानता है कि पाकिस्तान के लोग झूठ बोल रहे हैं। रही बात उनके पत्रकार, उनकी मीडिया और जो जनाब बैठे हैं रूलिंग पार्टी के, देखिए पाकिस्तान के बारे में बोलना, ये अपने देश को डिफेंड करेंगे, ठीक है, ग्रांटेड। हम ये बात अब कर न्यूट्रल हो गया बात करते हैं कि पाकिस्तान के पास ना वो कुव्वत है, ना वो सप्लाई लाइंस है, ना वो आज की डेट में बैकअप है। और रही बात ये कि कन्वेंशनल वार का दिन तो भूल ही जाइए। नौ, हम युद्ध के दूसरे ही लेवल पे पहुंच चुके हैं, टेक्नोलॉजी का युद्ध आ रहा है, टेक्नोलॉजी के थ्रू आर्मामेंट जो है वो अपना रोल कर रहे हैं और करेंगे। हम ज्यादा क्या बोले, हम ये दिखाते हैं कि ऑफ सिंदूर की तरह हमने डिटर्मिनेशन, टेक्नोलॉजी, वेपनरी और सबकी ज्यादा अपना विजन आपके सामने, पूरी दुनिया के सामने पेश किया। मलिक साहब की आसिम मुनीर ईगो मसाज करने के लिए एक आध बार गुस्ताखी करें कि भाई हम रहे ना रहे, कम से कम अपनी पीठ तो खुजवा ही लें एक बार। जी विवेक, बात सही है। देखिए आसिम मुनीर के साथ इस तरह के आप वो अपने कितने भी पीठ थपथपा ले, उनकी आधी से ज्यादा आवाम ये जानती है कि आसिफ मुनीर सफर्ड ह्यूज लॉस। पूरी दुनिया में उनके खुद के यही पॉइंट है मलिक सर, यही पॉइंट है, सवाल कर दिए जी। वो आदमी सो नहीं पा रहा, वो आदमी पिछले 7 मई के बाद इतनी बेचैनी में जी रहा होगा जिसका अंदाजा उसके चेहरे से लगाया जा सकता है। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान ही ऐसा एक फैंटेसी वर्ल्ड है कि जहां फेल होने के बाद भी प्रमोशन दिए जाते हैं और फेल्ड होने के बाद भी वहां पे उनको तरक्की दी जाती है, तमगे दिए जाते हैं। देखिए वहां की डिफेंस फोर्सेज, हर डिफेंस फोर्सेज का फर्ज होता है अपने देश की रक्षा करें, लेकिन जो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये सिर्फ एक गीदड़ भभकी से अलावा कुछ नहीं ज्यादा हो सकता। और मुझे नहीं लगता सियालकोट, देखिए हमारे जम्मू से सियालकोट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, 40-45 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है। ये सब एक रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट इनकी आवाम का ध्यान भटके। लेकिन क्यों इस इलाके में ऐसा क्या हो रहा है? आप समझिए इस बात को। जी ठीक है, लेकिन ऐसा क्या डेवलप हो रहा है इस इलाके में, क्या डेवलपमेंट चल रही है जिसके ऊपर पाकिस्तान की नजर है? संजीव श्रीवास्तव जी से एक जवाब चाहेंगे कि अचानक पाकिस्तान के इस मूवमेंट के पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्या एग्जिस्ट करता है? संजीव श्रीवास्तव जी, उसके बाद लौट रहा हूं पाकिस्तानी मेहमानों के पास और यूके देवनाथ सर आपके पास। संजीव श्रीवास्तव जी, देखिए भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जब कभी भी पाकिस्तान के द्वारा कोई हिमाकत की जाती है, कोई हरकत की जाती है, तो उसका लक्ष्य पाकिस्तान की जो मूल समस्याएं हैं, जो मूल वहाँ के मुद्दे हैं, उनसे पाकिस्तान की आवाम का ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत, डाइवर्जनरी टैक्टिक्स के तहत ये सारी हरकतें की जाती हैं। और पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात हैं वो आप सब पूरी दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि चाहे वो आर्थिक हालात हों, चाहे वो सामरिक हालात हों, चाहे वो राजनीतिक हालात हों, वो जो है दयनीय है। अभी तो ये इरशाद साहब कह रहे हैं कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके एक मौलाना फजलुर रहमान तो वो भारत में शांति के दूत बन के आना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? और कभी आपके बड़े सहयोगी हुआ करते थे, लेकिन आज वो भी जो है आपकी सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार के आलोचक बन गए हैं। और इमरान खान को यदि जेल में जाकर के उनसे इंटरव्यू करें, आप पूछें तो वो भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति की बहुत तारीफ करते हुए हमेशा से नजर आते हैं। संजीव तो पाकिस्तान के अंदर ही भारत को लेकर, मैं समझ गया आपकी बात, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा क्योंकि आपकी तस्वीर जो है वो ठीक से नहीं मिल पा रही है हमें। मैं यही सवाल लेकर हुसैन जावेद जी के पास आ रहा हूं, जो बात वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के ज्यादातर लोग पीस चाहते हैं, लेकिन एक इंसान है जो वॉर मॉन्गरिंग करता है, जो युद्ध उन्मादी है, वो आपका आर्मी चीफ है, आर्मी जनरल है वो आपका, हुसैन जावेद जी। बात यही है कि मैं हमेशा हर इंडिया के शो में यही देखता हूं कि इंडियंस के लिए अब एक फोबिया बन गए हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। आप लोग सोते हैं तो आपके सामने वो है, आप लोग जागते हैं तो आपके सामने वो, और क्यों ना हो,
ऑब्वियसली मई में आपको पता चल गया, आई थिंक इंडिया की सारी आबादी को पता है कि हमारा जो फील्ड मार्शल है उसका नाम क्या है। हमें नहीं पता, सही बात है, कि इंडिया का जो आर्मी चीफ है उसका नाम क्या है, यहाँ पे कोई नहीं जानता है। तो जो दिखता है वो बिकता है। तो ये तो आपके जनरल नॉलेज की कमी है भाई साहब, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान पता नहीं क्या कर लेगा। इसके लिए थोड़ा पढ़ना लिखना होगा पाकिस्तानियों को, उनको दुनिया भर के जनरल का पता लग जाएगा बहुत इजीली, आजकल इंटरनेट पर अवेलेबल है। हुसैन जावेद जी जी बिल्कुल, वो ठीक है, ये पॉइंट आपका, लेकिन मैं हमेशा यही देखता हूं कई ऐसे मतलब आते हैं लोग, वो बिल्कुल भी पाकिस्तान के बारे में अपडेट नहीं है। हमेशा वो अपनी बात का आगाज ऐसे करते हैं, इस मुल्क की इकोनॉमिक हालत खराब है, ये सस्टेन नहीं करेगा, और फिर साथ ये भी कहते हैं आजकल तो अमेरिका से बहुत अच्छी दोस्ती होगी। तो साहब हमारे अमेरिका से ताल्लुकात खराब कब थे? बिल्कुल खराब नहीं थे, इससे पहले भी ठीक थे, अब बहुत अच्छे हो गए। और सिर्फ अमेरिका से क्यों सर, आप इसमें देख लें, चाइना देख लें, तुर्की देख लें, सऊदीया देख लें, आप इसमें अजरबैजान देख लें, रूस देख लें, और इंडिया के साथ मई में कौन था? इसराइल। आज भी कौन है? इसराइल। तो ये फर्क है, इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली आप लोग पीछे रह गए। मैंने आपके पिछले शो में भी कहा था, शायद आपको याद हो, जो रेलेवेंट होता है ग्लोब के ऊपर उसी का नाम चलता है। आप इतने रेलेवेंट नहीं रहे हैं, ये मैं आपको सही बता रहा हूं इसमें। और एक बात साहब, आप लोग कितने रेलेवेंट है, आप लोगों का इतिहास मुझे अच्छी तरीके से पता है जावेद जी, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। हिंदुस्तान में लश्कर तैयबा और ईरान में अल सहाबा, ये आप लोगों का, और सऊदी अरेबिया में रेडिकलाइजेशन फैलाने में आप लोग अव्वल रहे। जब वहां के सऊदी ने आपको कि प्रिंस ने फटकार लगाई कि सब काम बंद करो वरना तुम्हारा फंडिंग रोक देंगे, तब जाकर आप लोगों ने वहां से धार्मिक गुरुओं को भेजना बंद किया। अजरबैजान को तो आप लोगों ने छोड़ा नहीं। अफगानिस्तान में तालिबान, जो कि अमेरिका ने पैसे दिए, तब आप लोगों ने तालिबान को पैदा किया रूस के खिलाफ। तो आप लोग अगर शांति की बात करते हैं ना हुसैन जावेद जी, तो ये समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा ये समझने के बाहर हो जाता है, दिमाग के बाहर हो जाता है। जी बोलिए आप प्लीज। पानी पी लीजिए, सबसे पहले आप पानी पी लें, उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा। जिस सऊदीया के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, उसने 17 सितंबर को जिस दिन बर्थडे थी, हमारे सिक्योरिटी पैक किया। मैं वही तो कह रहा हूं, अपडेट हो जाए। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि देखें, देवनाथ जी ने बड़ी अच्छी बात की, वो हमेशा सेंसिबल बात, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, उसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि इनके पास 4000 टैंक हैं, पाकिस्तान के पास 2000 है। साहब एक बात जरूर याद रखें, हमेशा इंडिया, हमेशा चाहे आपकी एयरफोर्स है, आपकी नेवी है, आपकी आर्मी है, जब आप मैप खोलते हैं ना, आपके सामने दो आपके दुश्मन होते हैं, एक चाइना, एक पाकिस्तान। आप सारी ताकत एक मुल्क के सामने ला ही नहीं सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। हमें कोई खतरा होगा ना, हमारी सारी ताकत एक साइड पे ही होगी। इस फर्क को डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से डूरंड लाइन पर तालिबान कच्चा चबा जाएगा आपको। वो तो अटक तक अपना बॉर्डर मानता है, जिसको आप लोग अपना बॉर्डर मानते हुए बैठे हैं। अफगानिस्तान से सीमा विवाद सुलझा नहीं पा रहे, बीएलएफ से निपट नहीं पा रहे, और आसिम मुनीर को भारत से जंग लड़नी है भाई साहब। और जहां तक सऊदी की बात की आपने, सऊदी में मदरसों में और मस्जिदों में आपके धार्मिक गुरुओं ने इतना गंद फैलाया, इतनी कट्टरवादिता फैलाई कि वहां घुसना बंद करवा दिया आप लोगों का, आप लोगों के जो है धार्मिक भाई आप। और जहां तक जावेद जी पानी की बात रही, कर रहे हैं, पानी की बात रही, तो अपने पास पानी बहुत है, प्रचुर मात्रा में पानी। आपको चाहिए होगा तो आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा पानी। आप सुने, आपने तालिबान की बात की, क्या वक्त की सितम ज़रीफी है। आज उनका जो फॉरेन मिनिस्टर है वो दिल्ली में है, आपने अभी तक उनको तस्लीम भी नहीं किया, और आप उसके खिलाफ फिल्में बनाते थे बॉलीवुड में, एस्केप फ्रॉम तालिबान, काबुल एक्सप्रेस। यार सितम ज़रीफी है, वैसे सही बात है, इसलिए इंसान जो कहता है ना उसको याद भी रखना चाहिए। परेशानी हुई, ये काम तो आप लोग 1947 से करते हुए आ रहे हैं। भारत ने किसी सरकार को अगर बुला लिया, अगर भारत ने किसी गृह मंत्री को या किसी रक्षा मंत्री को बातचीत करने के लिए, भाई साहब वहां के मंत्री ही आए हैं ना, कोई तालिबानी लीडर तो नहीं आया ना। आज आपको तालिबान बुरा लग रहा है? तालिबान की हुकूमत है विवेक जी, तालिबान की हुकूमत है ना, फिर हुकूमत है ना, फिर आपको तालिबान बुरा लग रहा है, जो तालिबान आपको छोटा भाई नजर आता था कल तक। ठीक है, मैं वापस लौटूंगा इस डिबेट पे, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। यूके देवनाथ सर जी के पास आ रहा हूं। यूके देवनाथ सर, कोई रेलेवेंसी नजर आता है इस टाइम में अचानक से मौसम का बदल जाना और पाकिस्तान का टैंक पर सवार हो जाना? देखिए विवेक जी, नवंबर के मौसम आते आते ही उस तरफ
बारिश का असर कम हो जाता है, जमीन थोड़ा सूखने लग जाती है, तो जमीन जरा टैंक वॉरफेयर के लिए सही बन जाता है। बाकी 1975 में 1965 में 1971 में जो पैटर्न रहा, इनका जो छमजोरिया का एरिया है, चाविंडा का एरिया है, शकरगढ़ बंज का एरिया है, ये हमेशा अपनी आर्मर फोर्सेस को वहां आगे बढ़ाते हैं। अब क्या हो रहा है कि डुअल प्रेशर है, क्योंकि हमने कच्छ का नाम ले लिया तो काउंटर बैलेंस करने के लिए ये लोग यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन हमने सर्करी का नाम लिया इसलिए। हाँ एकदम, हमने सर्किट का नाम ले लिया। अभी ये टैंक फॉर्मेशन चला रहे हैं, अच्छी बात है। मैं बता रहा था कि जैसे हमारी एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल फोटोग्राफी सिस्टम लगाए हुए हैं लोरो, हम इनकी रेकी करते हैं, हमको मालूम है ये लोग कहां से कहां बढ़ रहे हैं। हमारे वहां पर इंफ्रारेड सेंसर्स लगाए हुए हैं, इनके टैंक का इंजन चालू हुआ कि नहीं हमें पता लग जाता है। और सबसे बड़ी बात है वहां एकोस्टिक सेंसर लगाए हुए हैं हमने पूरे जो मुनव्वर तवी का एरिया हमारी तरफ पड़ता है, एकोस्टिक सेंसर्स लगाए हुए हैं, तो जैसे ही ये टैंक का इंजन ऑन करते हैं उसकी गड़गड़ाहट से ट्रायंगुलेशन करके हमें इनकी लोकेशन पता लग जाती है। अब मैं थोड़ा फाइटर पायलट था, एक जमाने में मिग 23 उड़ाया करता था। जो ये डिप्लॉयमेंट की हुई है, कर्नल मलिक भी हंस रहे होंगे, बड़ी नॉन टेक्निकल सी कुछ डिप्लॉयमेंट लग रही है। झुंड में टैंक खड़े हैं एक साथ, इतने एक ही एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं। मैं मिग 23 में था तो मेरे को तो ये हलवा टारगेट एरिया लग रहा है। मतलब मैं चाहता था, अभी भी मेरी इच्छा होती है कि मेरे हाथ में अगर मेरा मिग 23 आ जाए, मैं दो रॉकेट पॉड लगा के, ये सारे एक साथ झुरमुट बना के खड़े हैं, इनवाइट कर रहे हैं कि आओ और हमला करो। हलवा टारगेट नजर आ रहा है, टेक्टिकल डिप्लॉयमेंट भी नहीं है। मेरे को इनके ऊपर कोई कैमोफ्लेज नेट नहीं नजर आ रहा है। आमतौर पे जब भी हमारी आर्मर फॉर्मेशन बॉर्डर की तरफ जाती है तो ऊपर इंफ्रारेड नेट लगाती है। सबसे बड़ी बात है कि ये जिन खेतों में चल रहे हैं, इन खेतों के ऊपर से जब ये जाते हैं तो ये पता नहीं इनके टैंक कमांडर ने कैसी जमीन में पूरा ट्रैक नजर आ रहा है। तो जब हम अपने रिकॉग्निजेंस विमान से इनके जमीन में खोदे हुए ट्रैक का एनालिसिस करते हैं तो हमें इनकी एक्सिस ऑफ डिप्लॉयमेंट और आगे बढ़ने की चाहत किस तरह से पता लग जाता है। हाँ। ये इच्छुगल कैनल के उस तरफ का एरिया है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। हाँ। तो ठीक है, अब ये जोश दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी एयरफोर्स के पायलट लोगों को तो खुशी के मारे। यूके देवनाथ सर, आपने मिग 23 की बात कर दी। यहाँ जो है इरशाद अहमद जी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई 2 मिनट में। मिग 21 से हमने F-16 ग्राउंड कर दिया था। अब इरशाद अहमद जी बोले यूके देवनाथ जी अगर मिग 23 पे सवार हो गए फिर पाकिस्तान के, तो अब क्या ही कहने, फिर क्या हो जाएगा पाकिस्तान में। वैसे इरशाद अहमद जी, आपको अभी समझ आ गया हो कि भारत की तैयारी कितनी है? इसका हल्का फुल्का एक ग्लांस तो दे ही दिया यूके देवनाथ सर ने। हमने ऐसे सेंसर लगाए हुए हैं, आपके बनियान के छेद भी गिन सकते हैं हम। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अभिनंदन भी इन्हीं का साथी होगा जो मुझे रख के आया था और मेरे सिविलियन ने उसको गिरा के मारा था और हमने उसे बचाया था कि यार मत मारो, ये पड़ोसियों का बच्चा है, ये गुम हो गया होगा। अच्छा, वो F-16 अमेरिका से वापस मिला कि नहीं? वो F-16 अमेरिका से वापस मिला कि नहीं जो पिटा था अभिनंदन के हाथ से? देखिए, मैंने देवनाथ जी का सुना, बहुत सारा भाषण सुना, मुझे 2 मिनट 1 सेकंड बोलने दीजिए। सुनना पड़ेगा, सुनने की आदत डाल लीजिए। अभी नहीं, हम सुनते हैं, हम बड़ा तहम्मुल रखते हैं, हमें सिखाया गया है कि किसी की बात सुनो, जब खुद से बोलो तो तमीज से बोलो, इज्जत के एहतराम के साथ बोलो। देखिए, इन्होंने बहुत सारी बातें की, अभी मेरे टैंक के बारे में इन्होंने बात की। देखिए, अभी तो 10 टैंक अपने ऐसे आगे पीछे किए हैं तो आपकी नींद हराम होगी। आपने पूरा शो कर दिया 1 घंटे का, जी पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है, पाकिस्तान मशकें कर रहा है, पाकिस्तान उन दहशतगर्दों को मारने की तैयारी कर रहा है जो मेरे मुल्क के लोगों में, मेरे मुल्क के लोगों पर हमला कर रहे हैं, मेरी इमलाक पे हमला कर रहे हैं, मेरे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हैं। सियालकोट में कौन से दहशतगर्द? सुन लीजिए, भारत से लगता हुआ इलाका है पूरे पाकिस्तान। आप अगर किसी भी, मैं बस एक लाइन जोड़ रहा हूं, किसी भी मिस एडवेंचर के मूड में अगर आप हैं इरशाद अहमद जी, तो मैं बता रहा हूं कि फिर इस बार भूगोल बदलेगा। मैं बता रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी आर्मी चीफ ने कहा, इस बार भूगोल बदल जाएगा। आपने कहा कि ये तो सियालकोट हिंदुस्तान की सरहद के साथ लगता है, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो सरहद हिंदुस्तान के साथ लगती है वहां से दहशतगर्दी हिंदुस्तान करने की कोशिश करता है, वहां से मार रहे हैं हम दहशतगर्दों को।
मेरे मुल्क में जितनी दहशतगर्दी हो रही है, जितने दहशतगर्दों को मेरी फोर्सेस मार रही हैं, क्या ख्याल है वो मेरे रिश्तेदार हैं जो दहशतगर्द हैं? वो हिंदुस्तान के सिखलाए हुए वर्गलाए हुए लोग हैं जिनको फंडिंग करता है हिंदुस्तान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। अफगानिस्तान में टेररिज्म आपने पैदा किया, ईरान में टेररिस्ट आप भेजते हैं, अजरबैजान में टेररिस्ट आपने भेजा, सऊदी में कट्टरपंथ आपने पैदा किया। कौन सा ऐसा मुल्क है जो आपने छोड़ा? आपने जिन मुल्कों से पैसा लिया उन्हीं मुल्कों को आपने दगा दिया है। पूरी तरह सुने, पूरा बोलने दे। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसने मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज मुनीर और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान को फूल के हार नहीं पहनाए? कौन सा वो मुल्क है जिसने हिंदुस्तान को मारने के बाद पाकिस्तान को शाबाश नहीं दी, मुबारकबाद नहीं दी, जिसने जश्न नहीं मनाया? पूरा अब बनी है इस्लामिक ब्लॉक, अब बने हैं वो लोग, अब जगह है वो पूरी दुनिया के मुझे ठीक है, मैं आ रहा हूँ वापस आपके पास। नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। नैना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक सेकंड, कर्नल संजीव मलिक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नैना भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मलिक साहब, एक बात तो साफ है, जैसा कि इरशाद अहमद जी के जवाब से लगता है, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल देखा जाता है, कार्टून नेटवर्क, जो बहुत पॉपुलर है। ये फिर यही चैनल हुआ ना जो हम देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें हम बैठे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं जो कुछ ये चेहरे हैं हिंदुस्तान के, ये देख रहे हैं जो दहशतगर्दी करवाते हैं। क्यों लग रही है? मैंने आपका नाम लिया क्या? आपका नाम लिया क्या? मैंने आपका नाम लिया क्या? आप सुनिए मेरी बात, मैंने कहा ठीक है, इतना परेशान मत होइए इरशाद अहमद जी, कोई बात नहीं। मैंने बस एक पॉइंट रखा है, अब समझिए बात को। आप संजीव मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं, फिर मैं आ रहा हूं आपके पास बातचीत करने के लिए। संजीव मलिक जी। हकीकी बात सुनने की। विवेक, ये मेरे जो पाकिस्तानी गेस्ट बंधु हैं, ये शायद कुछ कहीं मिस कर रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, उरी के बाद ले लीजिए, बालाकोट से पहले ले लीजिए, और अभी ऑफ सिंधु से पहले लीजिए, हमारे जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, जो गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है, आप रीड नहीं कर पाते इसको। वो इशारों में क्या बोल जाते हैं, उसका बहुत गहरा मतलब होता है, और उसके बाद कुछ दिनों तक लल रहता है, उसके बाद होता है विस्फोट, और वो विस्फोट ऐसा होता है आपसे झेला नहीं जाता। देखिए, एक बात बताएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में आपकी इतनी बदनामी पहले से ही है कि हमें मजबूर होना पड़ा। हमने कभी अटैक नहीं किया था आपके ऊपर, कभी नहीं किया। 48 आप लोगों का मिस एडवेंचर, 65 आप लोगों की दुस्साहस, उसके बाद 71 अगेन आप लोगों ने उधर से पूरी कोशिश की कि हमारी जमीन को हथिया लें। इसके बाद आप ही अब उसके बाद आ जाते हैं कारगिल। क्या जरूरत थी आपको हमारी पहाड़ियों पर आके बैठ के? आपका मकसद यह है कि हम नेशनल हाईवे को काट दें, रजौरी एरिया के कारण अपनी आदमी बिठा दें और अपनी फौज के जरिए हमारा एरिया कब्जा लें। देखिए, आप गलतफहमी में हैं। नॉर्थ से लेके साउथ तक पाकिस्तान जलेगा, जल्दी जलेगा। जलेगा का मेरा मतलब है आप लोगों के अंदर इतना असंतोष ऑलरेडी पैदा हो चुका है, और ये रिजल्ट है पिछले 15 सालों का। पिछले 15 सालों में आपको जिस तरह से एलिनिएट किया गया है, आप नहीं पढ़ रहे हैं अभी भी। ये बात चलो मैं आपको ग्रांट करता हूं एज ए एनालिस्ट कि आपको अपनी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तारीफ भी करनी, और आपको वहां पे जिंदा रहना है तो वहां की आर्मी की तारीफ भी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप पत्रकार हो या जिस पेशे में हो। पर फैक्ट ये है कि आपकी आर्मी, हम आर्मी को आदर करते हैं, आर्मी में होने के कारण हर सोल्जर का हम आदर करते हैं, लेकिन आपके जो जहां के जनरल साहब हैं, वो बार बार उनको आप ये नहीं समझ रहे हैं ट्रंप क्यों बुला रहे हैं। आपको लंच पे बुलाया जाता है, क्या कोई प्रेसिडेंट किसी आर्मी चीफ को बुलाएगा? आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? आपका मिसयूज तगड़ा होने वाला है, तैयार रहिए। अगला 1 साल आपसे वो कार्यक्रम कराए जाएंगे जिसकी आप उम्मीद नहीं करें। आप बिक चुके हो, समझो, आप बड़ा लेवल देखिए, आप जियोपॉलिटिकल सिनेरियो समझिए कि क्या क्या चल रहा है, आपको कहां कहां एंगेज करने की कोशिश। अरे जो हूती है, आपको हूती के सामने प्रेजेंट करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है ये चीज। जी, सऊदी अरेबिया की आप इतनी बड़े गुणगान कर रहे हो, ये सऊदी अरेबिया खुद नहीं लड़ना चाहता, ना उनके पास कोई आर्मी एयरफोर्स नहीं हुई है, वो आपको ले जाके हूती के खिलाफ लड़ाएगा। हूती नाक में दम करता है सऊदी अरेबिया की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। रही बात आपकी, आप ऑलरेडी सऊदी अरेबिया आज से नहीं है, आप 50 साल से आपकी सेनाएं वहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की रक्षा करती है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि जब आप हमें कहते हो कि हम डर गए, देखिए जनाब, हमें डर वर कुछ नहीं है। हमने अप्रोच बदली है, डोजियर देने बंद कर दिए हैं,
और आपको डोजर के लिए हम देते थे ना वो पेपर वेस्ट जिसको समझ के आप कूड़ेदान में फेंक दिया करते थे, वो हमने बंद कर दिया है। अब अपने डोजर हम खुद बनाएंगे और उन डोजर के बेसिस पे हम एक्शन लेंगे। और याद रखिएगा, हमारे जो इस टाइम जो डिटर्मिनेशन वाली गवर्नमेंट है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप ये देखिए, ये गवर्नमेंट जो पढ़ती उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ने की कोशिश कीजिए, गलती मत कीजिएगा, रीड बिटवीन द लिप्स। और यहां अगर आप पहचान गए तो शायद आपका भला हो जाएगा, और अगर यहां नहीं पहचाने बार बार मार खाएंगे, क्योंकि अब हमने अपने पोस्चर को चेंज कर लिया है। सॉफ्ट नेशन का तबका ये अमेरिका एक बड़ी कीमत वसूलेगा, ये बात समझ नहीं रहे। इन्होंने सारा अटेंशन जो है इंडिया की तरफ डाइवर्ट किया हुआ है। ये अमेरिका आपको हूती के सामने डाल सकता है, अमेरिका आपको ईरान के सामने डाल सकता है। ईरान के पास हिजबुल्ला और जो है वो बाकी प्रॉक्सीज पहले से मौजूद हैं। आप ईरान के खिलाफ पहले ही टेररिज्म करते रहे, अल सहाबा और पता नहीं अल फितना और पता नहीं कौन कौन से टेरर ऑर्गेनाइजेशन आपने पहले उसके सामने खड़ा कर रखा है। ईरान अमेरिका का दुश्मन। जी 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 मलिक जी, जब पाकिस्तान के पास फंड खत्म हो जाते हैं, ये अपना आर्टिलरी अम्युनिशन थर्ड कंट्री के थ्रू इजराइल को बेचता है और इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया में बोलता है। ये अपना जो पैसा कमा, आज इनके पास क्या फॉरेन रिजेक्ट्स मात्र 2 महीने का मुश्किल से है, 3 महीने का मैं ज्यादा बोल रहा हूं, इनके फॉरेन रिजर्व है। क्या बनाते ये लोग, दुनिया को क्या देते ये लोग, और क्या इनके पास है देने के लिए जो दे पाए? टेररिज्म। और हम चाहते हैं भाई पाकिस्तान जो बेहतर स्थिति में आए, लेकिन पाकिस्तान की वॉर मॉन्गरिंग कम्युनिटी ऐसा होने नहीं देगी, जो पिछले 80 सालों में ऐसा नहीं होने दिया। मैं हुसैन जावेद जी का एक रिएक्शन चाहूंगा। अमेरिका आपसे बड़ी कीमत वसूलेगा, लेकिन आप बार बार भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप 1947 से आपको और कोई आपका एनिमी दिखा नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ भारत एनिमी नजर आया है, और आज भी शायद सियालकोट में यही करने की कोशिश की जा रही है। देखिए विवेक, मैंने अभी सर की बात सुनी, मैं यही कहूंगा ऐसा नहीं है कि 1947 हो गया और हमने एक पॉइंट सोचा कि इंडिया ही हमारा एनिमी है। तो इंडिया के अंदर से हमेशा से जिसका सबसे बड़ा सबूत आपकी आवाज थोड़ी रुक रुक आ रही है। मैं यही सवाल इरशाद अहमद जी से जानना चाहूंगा। आपकी आवाज कट कट क्या आ रही है इरशाद अहमद जी, उसके बाद मैं यूके देवना सर नैना आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, मैं सुन रहा था आपके गेस्ट अभी फरमा रहे थे कि आप लोग हमसे डरते नहीं है। हमने डराया कब है आपको? आप तो खुद खौफजदा है। ये कब किसने कह दिया हम लोग आपसे डरते हैं? कौम है। अभी ये कह रहे थे कि हम डरते नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये डर का रिजल्ट है कि रात दिन पाकिस्तान का नाम लेते हैं आप। मेरे हीरो, पूरी दुनिया के हीरो फील्ड मार्शल हाफिज आसिफ मुनीर साहब का नाम लेते हैं। इतनी दफा भगवान का नाम नहीं लेते हैं जितनी दफा पाकिस्तान का आप नाम लेते हैं। देखिए, हमने कभी ना डराया, ना कभी धमकाया, ना हमने खुद से कभी हमला करने की कोशिश की। हाँ, जो आंख पाकिस्तान की तरफ उठेगी उसको आंख को उंगलियों से निकालेंगे, चाकू की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि बाज रहिए अपनी दहशतगर्दी से, बाज रहिए अपनी दुश्मनी से, बाज रहिए वो जो कुछ हिंदुस्तान में आप लोग कर रहे हैं। आपने अपने लोगों को मारते रहिए। चैनल कौन सा? वो भी अच्छी बात नहीं है। कौन सा चैनल? मैं चैनल आपका देखता हूँ और आपके साथ बैठता हूँ, आपके साथ शो करता हूँ, आपका झूठ पकड़ता हूँ, आपको झूठ बोलने से रोकता हूँ, आपको दहशतगर्दी से रोकता हूँ, हिंदुस्तान को दहशतगर्दी से रोकता हूँ, कहता हूँ। जल्दी से हुसैन जावेद, ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए आप इंडिया डेली, आपको हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। हुसैन जावेद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, आपको आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है, दुरुस्त आवाज आ रही है, बुलंद जी जी। मैं सिर्फ यही कहूंगा, आपने मतलब अभी से पहले मैंने जो हमारे ये कर्नल साहब हैं, इंडिया से डिफेंस एक्सपर्ट है, इनको भी सुन। देखिए, आप अभी तक अगर ये समझते हैं कि हिंदुस्तान ने अपना पोस्चर इस तरह से चेंज कर लिया है, तो देखिए अब बातों से तो नहीं चेंज होगा ना। क्या मई के बाद इंडिया के पास इस वक्त आपकी एयरफोर्स में 5th जनरेशन जेट है या नहीं है? तो जवाब है नहीं है। सैटेलाइट का जो वॉरफेयर होता है उसमें इंडिया कहां खड़ा हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इंडिया कहां पर है? साइबर में इंडिया कहां पर है? तो मई के बाद आपने कितना ज्यादा अपने आप को एडवांस किया? सिर्फ 4 माह तो हुए हैं अभी आप कह रहे हैं कि अपने पॉस्चर चेंज कर दिया। ये प्रोसेस होता है हुसैन जावेद जी, बातों से हमारे पास ड्रोन रेजिमेंट है, आपके पास है ड्रोन रेजिमेंट? हमारे पास ड्रोन रेजिमेंट है, हमारे पास रोबोट्स के भी अलग से रेजिमेंट बनाए जा रहे हैं, जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं वो भी इनफैक्ट उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके पास है। मैं कह रहा हूं देखिए 4-5 महीने का प्रोसेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मई के बाद हमारी पोस्चरिंग ये है कि हमने
आपकी लाख धमकियों के बाद भी और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी उसको हमने रोका हुआ है। हमने छोड़ा क्या अभी तक? नहीं छोड़ा ना। रोका हुआ है, इतना पानी भेजा इस दफा के इससे ज्यादा पानी कभी नहीं आया। आपने पानी क्या रोका हुआ है? कुछ भी नहीं रोका हुआ। अभी पता चलेगा, आपने पानी अभी अप्रैल के बाद पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। वो तो आपके यहाँ बारिश हुई जिसको लगता है आपको पानी आ गया। जल्दी बोलिए प्लीज। हमारा पानी रोकने के लिए 4 माह में क्या किया है? कुछ अभी बहुत कुछ हो रहा है सर। इतना पानी है अभी आहिस्ता आहिस्ता अभी देखिए क्या क्या होगा। आप सियालकोट में तैयारी कीजिए, हम लोग इंडस वाटर ट्रीटी पे तैयारी करें। जल्दी से एक 10 सेकंड में देवनाथ सर का रिएक्शन। देवनाथ सर, अगर मिस एडवेंचर हुआ तो फिर क्या होगा? जल्दी से। देखिए विवेक जी, होता यह है कि हमारे डीजीएमओ को हमेशा पता रहता है कि ये लोग क्या खुराफात कर रहे हैं, कहां पे आगे बढ़ रहे हैं, कहां पीछे जा रहे हैं, कहां दाएं बाएं जा रहे हैं। और होता सिर्फ इतना है कि हमारे डीजीएमओ फोन करके इनके डीजीएमओ को बता देते हैं कि हमें पता है तुम क्या कर रहे हो। उससे इनको ठंडा पड़ जाना पड़ता है। जी, मुझे लग रहा है कि वही होना कुछ नहीं और डीजीएमओ का पाकिस्तान से फोन ही आना है। भाई साहब, ये कौन सी उंगली उठा रहे हैं? ओ माय गॉड, मुझे दीजिए। अरे सर ये ले कौन सी लेनी है? नहीं, आपकी उंगली उठ गई। अब जो देख लिया अब कुछ रह ही नहीं गया। अब आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। बस अब कुछ नहीं, अब क्या है ये? अब यही हो सकता है आप लोगों के साथ, और कोई उंगली बची नहीं आप लोगों की। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूकी देवनाथ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अगर किसी भी तरह के मिस एडवेंचर की कोशिश कर रहा है तो पाकिस्तान मुगालते में है। अगर भारत के साथ किसी तरह से उलझने की कोशिश की तो इस बार तैयारी पुख्ता है। और हमारे आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ कभी भी बेफिजूल बयान नहीं देते हैं, और इससे पहले उन्होंने आज तक इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था। लेकिन अगर उन्होंने कहा है तो पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए, यह पत्थर की लकीर है। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।